नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के लिए अच्छी ही खबर है कि बागी गुट को जोड़ का झटका हाई कोर्ट से लगा। अब वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ममता बनर्जी के सामने एक संघर्ष बना हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग और स्पीकर पार्लियामेंट के ओम बिरला ने अभी तक बागी गुट को मान्यता नहीं दी है और बागी गुट के अंदर घमासान चल रहा है। बागी गुट जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़कर अलग हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह सब कुछ किया, अब एक ऐसी परिस्थिति में आ गया है कि ममता बनर्जी को अपने पार्टी जो बची हुई है वह एक चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साम दंड भेदभाव का इस्तेमाल ममता बनर्जी के साथ कर रही है, या ममता बनर्जी के पार्टी खाते अकाउंट जो है जिसमें 440 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए, उस पर पैनी नजर है और उस पर कब्जा करके और ममता बनर्जी को आर्थिक चोट देना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल के अंदर दिक्कतें अभी यह पैदा हो गई है कि अन्नपूर्णा स्कीम जो भाजपा ने लोगों को लालच दिया था और फॉर्म फिलअप करा रही थी, उसको लेकर के महिलाएं सड़क पर आ गई, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और अब सरकार की धज्जियां उड़ रही है, होश उड़ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं वही महिलाएं हैं जो ममता बनर्जी के लिए ताकत बनी थी। वही महिलाएं जब भाजपा के साथ चली गई तो ममता बनर्जी हार गई, यह आरोप लगाया जाता है। लेकिन असल खेल क्या रहा चुनाव में हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं ने तो भाजपा को वोट दिया ही था, इसमें कोई शक नहीं है। दूर दूर से महिलाएं आई थी, भेजी गई थी उन लोगों को, वह सब अलग चीजें हैं, उस पर चर्चा करके अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि चुनाव तो चोरी हो ही गया। और बंगाल चुनाव की चोरी संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई और संयुक्त राष्ट्र तक बंगाल के नंदीग्राम का चर्चा हो रहा है कि 95% मुस्लिम वर्ग के वोट काट दिए गए। इस पर मोदी सरकार क्या जवाब देगी, चुनाव आयोग क्या जवाब देगा? नोटिस का पीरियड खत्म हो गया है, संयुक्त राष्ट्र क्या एक्शन लेगा यह वक्त बताएगा। लेकिन मोदी के लिए बहुत भारी पड़ेगा और ज्ञानेश कुमार के लिए बंगाल का हर्ष इनके लिए बहुत मुश्किलों में वाली है। लेकिन सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल में 91 लाख लोगों के नाम कटे, बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटे, लेकिन उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम कटे। और जिन जिन जगहों पर SIR हुआ है, कुल मिलाकर तकरीबन 6 करोड़ के आसपास वोट कटे। अब लेकिन चुनाव आयोग मस्त है अपना, अब युवा पीढ़ी का वोट काटने के लिए अग्रसित हो रहा है, तो इससे हर जगह के लिए दिक्कतें होंगी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून बनाता जा रहा है और किसी से पूछ नहीं रहा है, खुद ही फैसले लेते जा रहा है। यानी कि जो कानूनन अधिकार नहीं है उसे भी वह कर रहा है, चुपचाप से कर रहा है, बिना किसी राय मशवरा का, बिना नोटिफिकेशन का। इसका मतलब है कि उसमें सरकार इन्वॉल्वमेंट है और सरकार सब कुछ करा रही है। अब युवा छात्र जो है मोदी सरकार के खिलाफ हैं, तो सरकार उधर पेच फंसा रही है, उसके तहत युवाओं का वोट कटवा रही है। तो यह सरकार की कमजोरी कहें या डर कहें, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी फिलहाल तो इनके पसीने तो छुड़ा ही दी है। बंगाल में ममता ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, क्या अब इनकी कुर्सी बचेगी या जिसके लिए ममता की पार्टी तोड़ी वह मकसद पूरा होगा? 362 सांसदों का पार्लियामेंट के अंदर 20 तारीख से पार्लियामेंट सेशन शुरू है। इन सांसदों को मान्यता मिलनी है तो 20 तारीख तक मिल जानी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं है और इन लीगल तरीके से काम करने का इस सरकार को महारत हासिल है और लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार करके कुछ भी कर लेती है। अभी तक ऐसे ही चला। इन 20 सांसदों के लिए क्या मान्यता मिल जाएगी? और ऐसी पार्टी में गए हैं
जिस पार्टी एनसीपीआई को वहां पर कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है और जिसने चुनाव लड़ा ही नहीं है 2024 का, क्या उसे मान्यता देंगे? यह भी इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होने वाला है अगर दे दिया तो। लेकिन डीलिमिटेशन बिल पर 362 सांसदों का जो सपना देख रहे थे मोदी, वह सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, बल्कि मोदी फंस गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अब बगावत मोदी को लेकर के हो गया। आरएसएस और भाजपा के अंदर जो टकराव लगातार बढ़ रहा है, वह टकराव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। नितिन गडकरी का लगातार विरोध हो रहा है एथेनॉल को लेकर के, पेट्रोल में जो मिलाया जा रहा है। अब तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया 20 रुपया का एथेनॉल और 100 रुपया लीटर, यह सवाल उठने लगे हैं। मोदी सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस देश को धोखा दिया है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। यह देश के साथ गद्दारी है, लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। लेकिन राम मंदिर की चोरी ने इस सरकार के सारे होश उड़ा दिए। राम मंदिर में जो दान लूट हुआ, उस दान लूट का सीधा आरोप आरएसएस और भाजपा वालों पर लगा है। नरेंद्र मोदी ने कमेटी को भंग भी नहीं किया, सब कुछ यथास्थिति है। जिस चंपत राय पर आरोप लगा एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन वह वहां पर बना हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, देश को बताया तक नहीं गया, बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। अब फिर बंद लिफाफे का प्रचलन शुरू हो गया कि कौन है किसी को पता नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट बंद लिफाफा खोल के देखेगा फिर बंद कर देगा। यानी कि जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता को नहीं बताया जाएगा। तो लोग ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट क्या किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, किस तरह की सुनवाई कर रहा है। उस सुप्रीम कोर्ट का भी न्याय इस देश की जनता ही करेगी और इस सरकार का भी। हकीकत यह है, यही वजह रहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ 86.8% जनता राम मंदिर के बाद हो गई है, जो इनके पसीने छुड़ाने वाले हैं। लेकिन उससे मोदी और शाह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि इनके पास तो चुनाव आयोग है, तो जनता अगर खिलाफ हो गई तो फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद जनता ने अगर मन बना लिया तो चुनाव आयोग नहीं रहेगा तो चुनाव जिताएगा कौन? यह भी इस सरकार को सोचना चाहिए कि पड़ोसी के देशों में क्या हर्ष हुआ था, क्या वही हर्ष यह सरकार हमारे देश में भी कराना चाहती है? अगर चाहती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है इसकी सोच। लेकिन अब नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे लोगों के लिए अब संकट बढ़ने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर, अब लगातार उनकी तबीयत खराब होती जा रही है, वजन घटता जा रहा है, तबीयत खराब होती जा रही है। अगर सोनम वांगचुक को कुछ हुआ तो फिर देश की जनता मोदी सरकार को दौड़ा लेगी। उन्हें यह समझना चाहिए। ऐसे ही कुछ शुरुआत बांग्लादेश में भी हुआ था। इन सबसे एक सीख हमारे देश की सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन हमारे देश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्व की मीडिया उसे गंभीरता से दिखा रही है और देख रही है, और हमारे देश की मीडिया हाथों में चूड़ियां पहन करके घूम रही है। ऐसे में उस आंदोलन का माहौल खराब करने के लिए तो मीडिया जाती है, जिसे गो बैक के नारे के साथ भगा दिया जाता है, क्योंकि अपना विश्वास भी हमारे देश की मीडिया खो बैठी है। ऐसे मोदी विदेश यात्रा के दौरान पूरे देश को बदनाम करा करके चले आए। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से इवेंट करने की कोशिश की और की, उससे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात है, उन्हें शर्म वरम नहीं आती। शर्म वरम से कोई लेना देना नहीं, इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, बस इवेंट बाजी करना है, और वह करके आए। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि न्यूजीलैंड से कबाड़ स्क्रैप का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या इसीलिए गाड़ियों पर कानून लगाया गया कि अब 10 साल ही गाड़ी चलेगी या 15 साल ही गाड़ी चलेगी, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं चला सकता, उसे कटवाना पड़ेगा? एथेनॉल इसलिए यूज किया जा रहा है कि गाड़ियां जल्दी जल्दी खराब हो जाए, ताकि उसको स्क्रैप बना करके बेचा जा सके। यह एक षड्यंत्र देश के साथ हो रहा है। छात्रों का नाम इसलिए वोटर लिस्ट से फॉर्म 6 में तब्दीली करके काटने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम न चढ़े, और नहीं है तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ उनका रद्द होगा और किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं देना पड़ेगा, तो नौकरी नहीं देनी पड़ेगी। क्या इसलिए, या फिर इसलिए कि छात्र, युवा पीढ़ी जो है वह मोदी से
नाराज हो गया है, इसके लिए उनको दरकिनार करो। अब उनको वोट डालने की जरूरत नहीं है, पहले ही से उनका वोटर लिस्ट से नाम निकाल दो। क्योंकि जो 2002 या 2003 जब भी एसआईआर हुआ था 2003 में, उस वक्त जिसके पिता का नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, उसके बेटे का नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ेगा, यानी कि पूरा खानदान इस देश का नागरिक नहीं रहा। तो यह जो परिभाषा तय कर रही है यह सरकार, यह बहुत खतरनाक है। अब प्रधानमंत्री की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार भी एक अलग परिस्थिति, तेवर और उनकी भी पार्टी में दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। करवाया जा रहा है या हो रहा है, या नीतीश कुमार की यह साजिश है। लेकिन नीतीश कुमार मोदी से खुश नहीं है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और चंद्रबाबू नायडू अब राहुल गांधी के संपर्क में ज्यादा है, कभी भी कांग्रेस के साथ वह गठबंधन में जा सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू अंदर खाने जो कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं लगातार, नरेंद्र मोदी के लिए 18 सांसदों के लाले पड़ सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू बड़ी मजबूती से और बहुत जल्दबाजी में कांग्रेस के साथ जाने के लिए आतुर, ऐसा प्रतीक हो रहा है, क्योंकि उनकी रणनीतियां मोदी सरकार को झटका देने वाली है। और लगातार राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ी षड्यंत्र रचते हुए नजर आ रहे हैं। जो मुसलमानों को लेकर के जो आरक्षण है वह तमिलनाडु में भी डीके शिव कुमार और विजय थलापति दोनों से मुलाकात करने के बाद वहां के विधानसभा में पास करवा दिया और मोदी को एक जोर का झटका दिया। देखना यह होगा कि मोदी की सरकार और कितने दिन, और 20 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन में क्या होता है। क्या नरेंद्र मोदी 3 बिल पास करा पाते हैं, 362 सांसदों का सपना पूरा होगा, या फिर सपना अधूरा रह जाएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।